Unacademy. Let's crack it. छोटी छोटी बातें हमें कोई नहीं सिखाएगा, हमें खुद ही एक दूसरे से सीखनी है। यस और नो? यस। ऐसा जब रिजल्ट आता है, घर वालों के आंखों में आंसू दिखते हैं, तब वो अलग ही खुशी होती है। क्या ये खुशी के आंसू आप अपने घर वालों को दोगे क्या? यस और नो? देखो प्रॉब्लम क्या होता है कि हमने कोई चीज ऑब्जर्व किया ना, हम ऑब्जर्वेशन, हमारा ह्यूमन माइंड है, एक टाइम के बाद भूल जाएगा। अगर हम उसी चीज को नोट डाउन करके रखें तो भविष्य में जब भी पढ़ेंगे ना तो आपको कोर्ट विजिट आपको वापस रियलाइज होगा। मैम अकॉर्डिंग टू यू कि हैंड राइटिंग जो है वो मेन इफेक्ट डाल सकती है क्या अपने मेन साइड राइटिंग में? लिखती हूँ मैं प्रॉपर, उसके पार्ट टू पार्ट मिले ऐसा प्रॉपर, कहाँ कुछ लिखना है कहाँ लिखना है वो भी पता है, लेकिन वो एक घंटे का गैप होता है, तो अभी वो पोर्शन से निकले नहीं और दूसरा पोर्शन मिल गया कि लो अभी भी तो वो थोड़ा डर अभी रहता है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपने समय निकाला, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ जुडिशियल एकेडमी पूर्ण रूप से जो है आप लोगों का पूरा टाइम ले रही है ट्रेनिंग देने के अंदर। सो मैम एज इन ये लॉ फील्ड में जितना हम थियोरेटिकल पढ़ते हैं उतना ही प्रैक्टिकल नॉलेज भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि कोर्ट प्रोसीजर्स, यहाँ क्या चीज़ें फाइल हो रही है, तो आपने ये जो प्रिपरेशन करते करते साथ में इन चीज़ों को भी कैसे टाइम दिया और कॉप अप किया इन दोनों चीज़ों के साथ? कोर्ट में तो मैं लॉ स्कूल में थे तभी मैं गई थी, जब प्रिपरेशन में थी तब मैं कोर्ट में नहीं गई हूँ, मैंने इतना कोर्ट ऑब्जर्व नहीं किया था, जो मेरी भी गलती रही है। मैं यही कहूँगी आप दोनों को बैलेंस करके चलिए, तो वो सप्लीमेंट करेगा नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज सप्लीमेंट ही करेगा आपकी थियोरेटिकल नॉलेज को। तो अगर आप कोई भी लॉ स्कूल में है जो अभी कॉलेज में है, तो आप जाइए कोर्ट प्रिपरेशन के साथ, तो वो बेस्ट रहेगा। कोर्ट जाओ, डायरी लिख के जाओ और कुछ लिखना, वहाँ जाके अच्छा कितनी अच्छी दीवार है सिर्फ इतना नहीं। देखो प्रॉब्लम क्या होता है कि हमने कोई चीज़ ऑब्जर्व किया ना, हम ऑब्जर्वेशन, हमारा ह्यूमन माइंड है, एक टाइम के बाद भूल जाएगा। अगर हम उसी चीज़ को नोट डाउन करके रखें तो भविष्य में जब भी पढ़ेंगे ना तो आपको कोर्ट विजिट आपको वापस रियलाइज होगा। इसलिए उस एक दिन को मेमोरेबल हमें बनाने के लिए चीज़ों को नोट डाउन करना चाहिए, राइट? कहीं कहीं यस एवरीथिंग लिप्सारी। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे थे और आपका जैसे इंटरव्यू गया उसको ऑब्जर्व करते हुए आप हमें कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए वो बताइए। इंटरव्यू का दिन तो काफ़ी डर लग रहा था। इंटरव्यू के दिन हमारे यहाँ पे ऐसा हुआ था, हमारे बैच में के 5 जजेस, 5 ऑनरेबल हाई कोर्ट जजेस ने इंटरव्यू दिया था। पहला हमेशा से ट्रेंड ये रहा है कि 3 फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि 5 जजेस गए, तो एक तो 5 हाई कोर्ट जजेस को देख के ही बहुत एकदम धक्का लग गया कि फेस करना है। पर काफ़ी वेलकमिंग थे, जो हमारा बोर्ड था काफ़ी वेलकमिंग था। अगर मैं मेरी गलती बताऊं तो मैं डर गई थी, तो अगर आप वो नहीं डरे तो वो बेटर रहेगा। बट मैं काफ़ी ऑनेस्ट रही थी, प्रैक्टिस के रिलेटेड पूछा था, तो सर ने भी सर के इंटरव्यू मैंने दिए थे, तो सर ने बोला ही था कि आपको अप फ्रंट रहना है अपनी हर चीज़ के हिसाब से, कोई भी चीज़ ब्लफ नहीं करनी है। तो आपको जैसा क्वेश्चन पूछे आप उसका वैसे ही आंसर दीजिए, क्योंकि उनको पता चल ही जाता है कि अपन कब झूठ बोल। तो वो एक चीज़ सर की जो टिप थी वो मेरे को काफ़ी हेल्प की। ये जो लास्ट वाली लाइन है ना बहुत इम्पोर्टेंट थी, सर की टिप वाली नहीं उनको पता चल ही जाता है कि आप झूठ बोल रहे हो, या मान के चलना वो देखो भाई वीआईपी ऐसे ही नहीं होता है। अगर वो हाई कोर्ट के जज के लेवल पे बैठे हैं ना तो कहीं न कहीं उनके पास वो डिग्निटी, वो कॉम्पिटेंसी है, इसलिए बैठे हैं। तो कभी कभार होता है ना, दोस्त के केस में चला देते हैं। अब जैसे ये 2 कन्याएं आपस में बातचीत करते करते आपस में एक दूसरे को चला रहे, तेरे को पता नहीं मैं बोल रही हूँ वो सही बट इंटरव्यू के अंदर हमें ध्यान रखना है कि नहीं आता है उस केस में वी शुड अवॉइड इट, है ना, ऑनेस्टली के साथ में एडमिट करके सर सॉरी राइट नाउ आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस फैक्ट बट आई वुड डेफिनेटली ट्राई टू गेट अपडेट इन दिस रिगार्ड। कोई बात नहीं आता तो सबको सब कुछ नहीं आता है, सबको सब कुछ नहीं आता है, ऐसे केस में अवॉइड हो भी जाए तो कोई ज़्यादा इशू नहीं है। लेकिन एक जो कहा, देखो एक बात बताऊँ मैं आपको, लाइफ में सक्सेस को अचीव करने के बाद अपनी कमी के बारे में बात करना ये बहुत बड़ी बात होती है।
हाउ हम्बल सी इज, मैं रियली एप्रिशिएट दैट। तो मतलब इन्होंने खुल के बता दिया कि मैं उस पर डर गई थी, क्योंकि एक्सपेक्ट 3 मिल गए 5, 3 सोच के गए थे, सामने जो है 5 हमारा हाईकोर्ट के जजेस बैठे हैं, तो डेफिनेटली वो एक फियर गेट होता है। इसके अलावा और कोई चीज़ ऐसा मतलब लगा? इंटरव्यू बोर्ड 15-20 मिनट आपका इंटरव्यू चला था, राइट? सर 10 मिनट चला था इंटरव्यू, और क्वेश्चंस प्रैक्टिकल आप पूछते हैं आपने किस चीज़ में प्रैक्टिस की है, तो उसके हिसाब से क्वेश्चन आते हैं। आप जो क्वेश्चन आप जो आंसर दोगे उसके हिसाब से। और एक क्वेश्चन और है कि सिर्फ आपके इंटरव्यू में आपको ज़्यादातर प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे थे कि या फिर अपने थियोरिकल मतलब डायरेक्ट में से उस तरह से, मतलब प्रैक्टिकल ज़्यादा थे? दोनों थे, प्रैक्टिकल भी थे। प्रैक्टिकल जो मैंने प्रैक्टिस अपना फील्ड बताया उसके हिसाब से थे। थ्योरेटिकल मेरे को सीपीसी के रिलेटेड और एविडेंस एक्ट के क्वेश्चंस पूछे गए। थैंक यू। तैयार है ना? हम प्रार्थना करते हैं कि आपसे भी सवाल पूछे जाएं। जी। हाय, एनीवन एल्स? इंटरव्यू में गुजराती में एक सेकंड, डायरेक्टली ऐसे ही पूछ लेंगे? नाम तो बताओ। रवि। रवि जी कहाँ से? हिम्मतनगर। हिम्मतनगर से। हमेशा सबसे पहले हमको क्या करना, मैंने क्या कहा था, जज बनने की शुरुआत आज से ही करनी है। सबसे पहले कर्टसी दिखाओ। हेलो मैम, मेरा नाम रवि है। छोटी छोटी बातें हमें कोई नहीं सिखाएगा, हमें खुद ही एक दूसरे से सीखनी है। यस और नो? यस। क्या आप इंटरव्यू में गुजराती में भी पूछते हैं, या हम गुजराती में जवाब दे सकते हैं? डेफिनेटली दे सकते हैं गुजराती में क्वेश्चन के आंसर्स। मेरे बैच में काफ़ी लोग हैं जो गुजराती मीडियम के हैं, और गुजराती मीडियम को प्रेफरेबल ही रखता है, क्योंकि ट्रायल कोर्स में गुजराती चलती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इंग्लिश बायस बिल्कुल भी नहीं। और मेंस में गुजराती में लिख सकते हैं? मैंने नोटिफिकेशन देखा है। मेंस में आपके पास दो मीडियम के ऑप्शन है, इंग्लिश का भी ऑप्शन है और गुजराती का। देखो आप समझना, अब यहाँ पर आप इस बात को ये मत सोचना कि मतलब प्राथमिकता पे गुजरातियों को रखा जा रहा है, दूसरे कैंडिडेट्स को नहीं रखा जा रहा है। एक्चुअल में क्या होता है, लोअर कोर्ट्स की प्रैक्टिस में कौन आएंगे? यहीं के लोकल लोग आएंगे। अब राजस्थान का कोई मामला तो यहाँ पर आने से रहा, तो यहीं के लोकल लोग आएंगे, और यहाँ के लोकल लोग अपनी गवाही, अपने विटनेसेस वगैरह वो गुजराती भाषा में कहेंगे, तो कहेंगे हमें उसको तैयार करना होता है। इसलिए गुजराती की तो कॉम्पिटेंसी डेवलप करनी ही पड़ेगी। जैसा देश वैसा भेष को हमें पालना ही पड़ेगा। मेरा नाम राहिल है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो MCQ का जो प्रीलिम्स का पेपर है उसमें पार्ट सी जो ऑप्शन आता है उसके लिए बहुत सारा मटेरियल, मतलब जैसे जीके वास्ट है, रीजनिंग वास्ट है, तो उसके लिए कैसे प्रिपरेशन है? जीके के लिए मैंने लास्ट टाइम सूर्या सर के काफ़ी वीडियोस लगाए थे। मैंने भी देखी। हाँ, जिनको जानकारी नहीं बता तो सूर्या सर हमारी लिंकिंग टीम के इम्पोर्टेंट पार्ट है ना? जी, मैंने भी देखे थे लास्ट जीके। तो उनके वीडियोस बहुत सफिशिएंट है। वो काफ़ी मटेरियल भी अवेलेबल है सर के साइट पे, तो वो भी काफ़ी सफिशिएंट है। अगर ये भी उससे भी ऊपर आपको करना है तो मैं सजेस्ट करूँगी MP में भी जीके आता है, तो वहाँ का जीके भी लगा सकते हैं, वो भी हेल्पफुल है। फॉलो करना पड़ेगा। पूछूंगा फिर जो सवाल पूछ रहा है ना मैम से, सारा रिकॉर्ड हो रहा है, पूछूंगा वापस में। यस मैम, मेरा क्वेश्चन आपसे 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट कि इंटरव्यू फेज में आप मतलब 5 जजेस, हाई कोर्ट जजेस के सामने आपने मतलब कैसे वो मेंटल जो प्रेशर आता है, मेनली जब मेंटल प्रेशर आता है तो अपन मेनली जो अपन ने जो प्रिपेयर किया होता है वो कहीं ना कहीं बैकअप हो जाता है, वैनिश हो जाता है माइंड, तो वो आपने कैसे डील किया? एंड माय सेकंड क्वेश्चन इज कि आपने जो मेंस के लिए कैसे तैयारी की? मतलब 2 सवाल इनकी तरह से आ रहे हैं। 5 जजेस आपके सामने बैठे थे, वो भी हाई कोर्ट के जजेस थे, तो उनके सामने खुद के मेंटल कंट्रोल को कैसे बैलेंस करते हुए आपने परफॉर्मेंस दी? और दूसरा सवाल, मेंस की तैयारी कैसे की? इंटरव्यू में ये है कि शांति मेंटेन करनी ही पड़ी, कुछ कर नहीं सकते। बट हाँ, एक इनिशियल थोड़ा सा मेरे को डर था, जो डर फर्स्ट 1 या 2 क्वेश्चन के बाद अपने आप ही निकल गया। बोर्ड भी काफ़ी कॉर्डियल रहता है, ऐसा नहीं है कि वो तुमको डराने के लिए बैठा है। तो ऐसा 1-2 क्वेश्चन के बाद अपने आप ही सेटल हो गई थी मैं भी। तो हाँ, मैनेज हो गया था, और थोड़ा सा लक भी था, भगवान की कृपा थी कि मैं वहाँ पे शांति से बैठी रही थी। बाकी उसके लिए इंटरव्यू के लिए तो आपको मॉक इंटरव्यूज़ आप देंगे, तो वो ही, उससे ज़्यादा कुछ और यूज़फुल नहीं रह सकता है, क्योंकि उस समय आपका थोड़ा सा वो एक प्रेशर बिल्ड हो ही जाता है। तो इंटरव्यू की स्टेज तक मैं विश करूँगी आप सब आए,
और उसके लिए फिर सर के मॉक इंटरव्यूज़ लेंगे, तो वो सर अब आपको अपने आप ही उसमें बिल्ड कर देंगे आपका कॉन्फिडेंस। मेंस की बात करूँ मैं, तो मेंस के लिए जो प्रीवियस के क्वेश्चन है सबसे पहले वो एनालाइज किए मैंने। काफ़ी ऐसे पार्ट है, सिलेक्टेड पार्ट है जहाँ से रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, आप वो आइडेंटिफाई करेंगे तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। वो प्रैक्टिस करिए। किसी की राइटिंग स्पीड स्लो है तो आप वो बिल्ड करिए। मेरे को राइटिंग स्पीड पे कॉन्फिडेंस था मेरा, तो मैंने उतना राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की थी। बट जिसको राइटिंग स्पीड नहीं है वो डेली 2 या 3 क्वेश्चंस लिखेंगे, वो ही काम करेगा। सच बताओ तो क्रिमिनल का पेपर मेरे को बहुत हेक्टिक लगा था मेरे टाइम। एट दी एंड पेपर के एंड पे भी मेरे को लगा था कि मैं बहुत कुछ बताना चाह रही हूँ पर टाइम नहीं, इसलिए मेरे को कॉन्फिडेंस था मेरी राइटिंग स्पीड पे, फिर भी मेरे को लगा कि मेरे को टाइम कम पड़ेगा। तो आप राइटिंग प्रैक्टिस डेफिनेटली कीजिए मेंस के लिए। मैम अकॉर्डिंग टू यू कि हैंड राइटिंग जो है वो मेन इफेक्ट डाल सकती है क्या अपने मेन साइड राइटिंग में? राइटिंग जब तक समझ में आ रही है तब तक इतना कोई इशू नहीं है। समझ में आना चाहिए क्या लिखा है, इतना इनफ है। आपकी हैंड राइटिंग दूसरों को समझ में आ जाती है? पक्का? मस्त, फिर एकदम मस्त रहो, ठीक है। देखो इतना है, हैंड राइटिंग इतनी होनी चाहिए कि दूसरे वाले को समझ में आ जाए। इसके लिए कभी कभार खुद की हैंड राइटिंग दूसरों से चेक करवा दिया। करवाते हो? नहीं करवाते, करवानी चाहिए। कभी कभार लिख के किसी को भेजो कि यार ये कोई सर के नोट्स हैं, देख को समझ में आ रहे हैं क्या? खुद के ही हो। अब खुद तो डायरेक्टली बोलोगे तो चेक करेगा नहीं दूसरा वाला। इससे क्या होता है, अगर हमारी हैंड राइटिंग दूसरों को समझ में आ रही, दैट्स ऑल, ठीक है। मैं तो खुद ने ऐसे ही किया है, फिर क्या दिक्कत है? कुछ स्टूडेंट्स के वो लॉ कवर हो जाता है लेकिन गुजराती नहीं होता है, ऐसा होता है। अगर आप थोड़ा भी मोटा मोटी भी पास का अगर आप ट्रांसलेशन देते हो तो आपको मार्क्स मिलते हैं। अब मुझे ये नहीं पता कितने मिलते हैं, बट मिलता है क्योंकि मेरे को मिले, मेरा क्लियर हुआ है गुजराती। तो मोटा मोटी भी आप ट्रांसलेशन सेम अगर भी करते हो 50 से 80% भी क्लियर पास में होता है, तो काफ़ी मुझे लगता है चांसेस है आपको मार्क्स मिलने के। ऐसे इसके लिए मैं कहूँगी आप हर रोज़ पेपर पढ़िए। पेपर में जो एडिटोरियल आते हैं, दिव्य भास्कर संदेश के मैं पढ़ती थी एडिटोरियल। काफ़ी GPSC का भी आप मटेरियल यूज़ कर सकते हो। मटेरियल कोई बाकी एग्जाम्स जहाँ पे गुजराती आता है उसका आप काफ़ी यूज़ कर सकते हो। और उसी के साथ ही ग्रामर का, मैं तो ग्रामर तो आप प्रैक्टिस जितना करोगे उतना ही रहेगा, तो ग्रामर के लिए तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वो अक्षर पब्लिकेशन है 11th-12th का जो आता है वो मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन ये ट्रांसलेशन तकरीबन 18 मार्क्स का होता है। 8 मार्क्स का इंग्लिश टू गुजराती और गुजराती टू इंग्लिश, तो वो काफ़ी मार्जिन हो जाता है। तो उसके हिसाब से 50% तो कर ले तो उसके अटेम्प्टेड मार्क्स मिले तो भी हम पास आउट। 18 नंबर से भी फेल हो जाते हैं और किसी के 61 भी है लॉ में, तो वो भी फेल है। तो मेरी फ्रेंड है वो भी फेल है। अपेक्षा जी आप तो गुजरात से हो ना? सॉरी निधि जी, गुजरात से हो ना? प्रॉपर बॉर्न एंड बॉटम गुजरात। अब मुझे एक बात बताओ कि तुम गुजरात के होकर अगर गुजराती के पेपर से डरोगे तो इन भोले राम के जीवों का क्या होगा? कौन है भाई गुजरात से बाहर वाला, है ना? 2-4 इनका क्या होगा? डर नहीं लग रहा है सर। स्ट्रेटजी क्या है, ठीक है। अब हमें कितने लाने? 50 में से 20 मार्क्स, 20 मार्क्स लाने, पासिंग मार्क्स, और ये मेरिट में भी कवर नहीं हो रहा है, मेरिट में कवर नहीं हो रहा है। तो ऐसे केस में इसको इतना घबरा के मतलब, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ टेंशन वाला लोड ज़्यादा दे देती है मयूरी जी। मतलब टेंशन जब किसी चीज़ की होती है ना, तो वो हमारी परफॉर्मेंस को उतना आउटपुट लाने के लिए रोक देती है जितना हम नॉर्मल तरीके से दे सकते हैं। इसलिए आई डोंट थिंक कि गुजराती वालों को गुजराती पेपर से डरना चाहिए। मस्ती से करो। डे बाय ट्रांसलेशन का लिखना आता है गुजराती? फिर क्या चाहिए? हैंडराइटिंग भी अच्छी है। गुजराती लिखनी भी आती है, हैंडराइटिंग भी अच्छी है, सीखो। हाँ, पोर्शन टू पोर्शन पत्र लेखन सभी लिखती हूँ मैं प्रॉपर। उसके पार्ट टू पार्ट मिले ऐसा प्रॉपर, कहाँ कुछ लिखना है कहाँ लिखना है वो भी पता है। लेकिन वो एक घंटे का गैप होता है, तो अभी वो पोर्शन से निकले नहीं और दूसरा पोर्शन मिल गया कि लॉ अभी गुजराती भी दो, तो वो थोड़ा डर अभी रहता है कि लॉ के तुरंत बाद गुजराती। देखो एक बात बताओ ना, अगर सपोज करो सभी यहाँ पर बैठे हैं, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, सभी यहाँ पर बैठे हैं और मैं एक तानाशाही टाइप का टीचर हूँ,
स्कूल टाइम में डंडा लेके आता हूँ क्लास के अंदर, और क्लास में सबको डंडे पड़े, सबको डंडे पड़े। आप घर पे जाके पापा से अलग से शिकायत करोगे? सबको पड़े, शायद नहीं करेंगे। हाँ, ज़्यादा पापा से प्यार है तो कर लोगे जाके, लेकिन अगर सबको डंडे पड़े तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर क्लास में सिर्फ आपको खड़ा करके डंडा मारा गया तो टेंशन होती है ना। अब जरा सोचो, आप अकेले हो कि जो खाली जस्ट एक इनिंग खत्म हुई दूसरी इनिंग का पेपर दोगे? नहीं ना। मेरे दोस्तों में मैं अकेली हूँ। अरे एग्जाम सेंटर पे आप अकेले होंगे क्या? अब यूँ तो बोलोगे मेरे घर में अकेली लड़की हूँ माँ पापा की, वो तो अलग ही बात हो जाएगी। एग्जाम सेंटर में और भी कैंडिडेट हैं, तो जब कोई ऐसी चीज़ जो दूसरों के साथ भी हो रही हो ना, उसको टेंशन में पालना ही नहीं, है ना। सबके साथ हो रहा है, सबका मामला गड़बड़ हो रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, मेरा भी हो तो टेंशन नहीं। ये ह्यूमन नेचर है। मेरा नहीं होना चाहिए, वो ऐसा होता है। नहीं होगा, नहीं होगा। अब बस मैं क्या लिख के दे रहा हूँ, नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आपने आपकी गुजराती 2-4 लाइनें बोली तो मेरी पल्ले गुजराती आती है तो बेटा अच्छा है, अभी आपको हो जाएगा। वरना मेंस में पहले गुजराती लिखते थे, तब जब सिविल पेपर देते, क्रिमिनल पेपर देते, फिर गुजराती का पेपर देते। नहीं वो हाँ, इसके अच्छा है, अभी प्री में हो जाएगा तो आप सिर्फ 2 में छूट जाएंगे। लॉ से ज़्यादा वो थोड़ा डर लगता है, क्योंकि लॉ 100 MCQ जैसे पेपर सॉल्व करते हैं तो तकरीबन 70% तक आ जाता है, लेकिन गुजराती लेके बैठे पुराने पेपर जो मीन्स में थे तो वो थोड़ा गड़बड़ा जाता है। अरे તમે ટેન્શન લી નથી, તમારી ગુજરાતી સરસ છે। अच्छा, और कोई डाउट था क्या? हाँ, जैसे कि हमने चैप्टर 1-2 किया, मतलब पूरा IPC कर दिया, तो उसके बाद MCQ पकड़े तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि ये कौन सा आंसर था, लेकिन कंटेंट पता बताइए। मतलब कंफ्यूज हो जाता है, IPC पूरा पढ़ के फिर MCQ पढ़ो, दिक्कत आ रही है। हाँ, तो वो थोड़ा तकलीफ हो जाता है। सर क्या कोई लिंकिंग लॉज की टेक्निक फॉलो करेंगे तभी आपको बेटर आप याद रख पाएंगे, उससे बेटर आप याद नहीं रख पाएंगे। उसके बाद मैंने चैप्टर वाइज शुरू कर दिया कि चैप्टर 2 करो, उसके जितने सेक्शन थे वो पूरा करके उसके बाद MCQ उसके ही सॉल्व करो, फिर चैप्टर 3 पकड़ो, वो कर दो, उसके बाद उसके ही MCQ करो, फिर होल पोर्शन। देखो, 2 चीज़ें। पहली बात तो ये कि आपने IPC पढ़ते समय उसको अपने तरीके से नोट्स में कन्वर्ट किया नहीं किया, चाहे आपने डायग्रामेटिक नोट्स बनाए हो, कुछ भी बना रहा, अगर वो बना रखे होते ना तो वो हमको एक आत्मविश्वास देते हैं कि हमने उसको पढ़ रखा है। और एक होता है खाली हमने ऑरली पढ़ के रखा है, तो ऑरल विटनेस को तो एविडेंस एक्ट भी अलाउ नहीं करता, तो आपकी पढ़ाई में कैसे अलाउ कर देंगे? तो हमें उन चीज़ों को डायग्रामेटिक नोट्स में कन्वर्ट करना चाहिए, और फिर उसके बाद में जब आप उनको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, वो आपको लोकेशन तो डायग्नोज करना आता, इतना तो पता चल जाता है ना कि बॉडी वाला ऑफेंस है, वहाँ जाके उसको फाइंड आउट कर लो, उसका आंसर वहाँ पर मिल जाएगा। नोट्स बनाते हो? पहले बनाए थे, लेकिन अभी इतना वक्त नहीं। पहले बनाए थे, पहले जज नहीं बनना था, अब जज बनना है। नहीं, LLB ज्वाइन ही जज बनने के लिए की थी स्टार्टिंग से। हाँ, तो LLB के नोट्स जुडिशरी में तो काम आएंगे नहीं ना। नहीं, पहले मतलब जैसे नोटिफिकेशन आया तब से स्टार्ट किया था नोट्स का। ये लड़की जज बनेगी, बड़े वकील अरे अभी से नोट्स बनाने स्टार्ट। तो देखो, नोट्स है ना, आपको मेंस में कॉन्फिडेंस है, ऑलराइट। मेन नोट्स में आप क्या होता है, मेंस का एग्जाम आपको लगता है कि हाँ यार मैंने मेहनत कर रखा है, एफर्ट कर रखा है, आपको हेल्प उसको बनाओ। बाकी जैसा कि मैम ने बताया, मैं भी रोज कहता था, तो सुनते हो नहीं, लिंकिंग करो चीज़ों को। लिंकिंग क्या करता है, एक कॉन्सेप्ट को दूसरे से कनेक्ट करता है। अब अगर तुमने डेफेमेशन पढ़ते समय CRPC के 199 के पास में गए, है ना, 499 उससे कनेक्ट किया, राहुल गांधी का मामला उसको स्टडी किया, कैसे भूलोगे उसको? ऐसा ही किया था। वेरी गुड, तो बोल नहीं सकते, ठीक है, ओके। और तो कोई सवाल नहीं है? हाँ, तो बैठ जाओ, अभी और याद आएगा तो पूछ लेना।